ईरान का प्राचीन नाम है पारसी का, और ये पारसी का बन जाता है पर्शिया, और यही पर्शिया कुछ ही समय में बन जाता है अरियाना, और ये अरियाना बन जाता है ईरान। ईरान का हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक टाइम पे वो महाभारत से जुड़ा हुआ है, फिर वही रीजन पारसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद बुद्धिस्ट रिलीजन में, और उसके बाद ग्रीक रिलीजन का इन्फ्लुएंस आता है वहां पे, और उसके बाद इस्लाम एंटर करता है, और आज शिया इस्लाम डोमिनेट कर रहा है। तो ये इन शॉर्ट हिस्ट्री है ईरान का। इंडिया ने होप किया है कि पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी है और ईरान जो है शिया मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसके बेसिस पे हम ईरान के साथ जुड़ सकते हैं। बट पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट से ये क्लियर हुआ है कि सुन्नी शिया डिवाइड से ऊपर उठकर ईरान जो है मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। कश्मीर इशू आज भी एक बर्निंग इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ईरान का जो पॉलिसी है जनरली साइलेंट रहा है कश्मीर में, बट कुछ एरियाज में उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट भी दिया है। फॉर एग्जांपल 2017 में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि द मुस्लिम वर्ल्ड शुड ओपनली सपोर्ट पीपल ऑफ बहरीन, कश्मीर, येमेन। तो इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कश्मीर के प्रॉब्लम को येमेन एंड बहरीन से कंपेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही डिफरेंट है और कंपेयर करने के लायक नहीं है। तो हमें सब पता ही है कि जम्मू कश्मीर रीजन जो है वो 3 कंट्रीज के बीच में बटा गया है। करीब 45% कश्मीर का जो लैंड है वो इंडिया के कंट्रोल में आया, 35% जो लैंड था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में गया, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, और बाकी जो 20% है वो आज चीन के कंट्रोल में है, जिसको हम जानते हैं अक्साई चीन के नाम से। इंटरेस्टिंगली ईरान के जो सेक्युलर राजा थे यानी पहलवी शाह, वो पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करते थे कश्मीर इशू के लिए। पर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू होता है उस टाइम पे इंडिया ईरान के बीच में एक नया रिलेशनशिप शुरू होता है। तो इसलिए जो टॉप लीडरशिप थे वो क्लियर थे कि हमें किसी का साइड नहीं लेना है, हमें न्यूट्रल रहना है। 1990 में आयतुल्लाह खमेनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, दुनिया में कहां पे भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको एक हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता है। कश्मीर एक एग्जाम्पल है। वहां के मुसलमान अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, वहां के मुसलमान अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, और जो भी उनको दबा रहा है वो गलत कर रहा है। तो उस टाइम पे भी आयतुल्लाह खमेनी बहुत ही केयरफुल थे कि वो इंडिया या पाकिस्तान को डायरेक्टली क्रिटिसाइज ना करें, बट वो इनडायरेक्टली इंडिया को इंडिकेट तो कर रहे थे। सो हम ये देख सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत ही केयरफुल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट बात करने में। कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, बट ही हैज बीन केयरफुल कि हम डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट ना जाएं, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया ईरानियन ऑयल ना खरीदे और ईरानियन इकोनॉमी को सपोर्ट ना करे। बट इंडिया को ईरानियन ऑयल की जरूरत है और ईरान भी चाहता है कि उसके ऑयल को भारत खरीदे, और ईरान बहुत ही स्मार्ट हैंडल करता है। ईरान का ये कोशिश है कि उसका जो दुश्मन है यानी सऊदी अरब, उसकी तरफ इंडिया ज्यादा क्लोज ना जाए। तो इसीलिए कश्मीर इश्यू पे ईरान कोशिश करता है कि वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट ना दे। जब आर्टिकल 370 पहली बार हटाया गया था तब आयतुल्लाह ने एक पावरफुल स्टेटमेंट दिया था भारत के अगेंस्ट कि भारत का जो ये कार्य है वो एक घिनौना हरकत है, यानी अगली एक्ट। जैसे हिंदुओं के लिए वेद या भगवत गीता, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल और मुस्लिम्स के लिए कुरान इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एंशियंट पारसीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ज़ेंड-अवेस्टा। तो इस ज़ेंड-अवेस्टा में ये लिखा गया है कि पारसियों का 16 होमलैंड यानी 16 मातृभूमि, उसमें से पहला मातृभूमि है जिसका नाम है अरियनिम, और पूरा टेक्स्ट है अरियानम बेजे। इसका ये मतलब है कि प्राचीन ईरानियन यानी प्राचीन पारसी लोग भारत से अपना रिश्ता जोड़ते थे उस टाइम पर भी। ईरान में पहलवी राजा और पहलवी जो रीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसका नाम हम महाभारत में भी देखते हैं। महाभारत काल से लेकर आज दिन तक ये नाम रिटेन होता आ रहा है, पहलवी। तो ये हिस्ट्री क्या है, ईरान का हिस्ट्री क्या महाभारत काल से कनेक्टेड है? तो जब हम महाभारत में देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरेंस आता है, वो है राजसूय यज्ञ। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पांडवों को सदर्न दक्षिण एरिया दिया जाता है, यानी खांडव प्रस्थ, जो आज दिल्ली बन गया, जहां पे इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। तो खांडव प्रस्थ में रुकते हैं युधिष्ठिर महाराज और अपने 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं। पूर्वी दिशा में भीम को भेजते हैं, उत्तरी दिशा में अर्जुन को, पश्चिमी दिशा में नकुल को, और दक्षिणी दिशा में सहदेव को भेजते हैं। तो जब आप नकुल के जो जर्नी है, इसकी यात्रा को जो दिग्विजय यात्रा कहा जाता है महाभारत में, इसको जब आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस आता है। बीच में जो भी राज्य मिले थे, जो क्षेत्र मिले थे, उसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। कई सारे क्षेत्रों और शहरों का नाम बताया जाता है जिसको नकुल ने हराया था और जीता था। उसमें कुछ नाम को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जैसे शिवी, त्रिगर्ता, अम्वस्त, वाटधाना, आभीरा,
और वो द्वारका तक पहुंचते हैं। द्वारका में यादवों से मुलाकात होती है। फिर अपने मामा के शहर यानी सागलकोट, फिर वो अपने मामा के शहर सागला जो मद्र राजा शल्य का हेडक्वार्टर्स था, फिर वो आते हैं द्वारका से, वो निकलकर पहुंचते हैं मद्र राज्य पर। मद्र राज्य का हेडक्वार्टर्स था साकला, साकल बन गया साकलकोट जो आज बन गया सियालकोट। और वहां से निकलकर कई सारे राज्यों को कॉन्कर करते हैं, जैसे पहलवा, किरता, यवना, शका। इतने सारे राज्य और शहर को हरा के, जीत कर या उनसे ट्रिब्यूट्स एंड टैक्सेस लेकर वो वापस पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि सबसे प्राचीन रेफरेंस पहलवा ये हमें महाभारत से मिलता है। मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि पहलवी लोग बहुत ही प्राचीन हैं। तो महाभारत काल में भी हम देख सकते हैं उनका प्रेजेंस रहा था। तो कहीं ना कहीं जो भारत था उसके आउटर पेरिफेरी में, उसके एज में वो रहते थे पहलवी लोग। आज का ईरान जो है शिया इस्लाम को फॉलो करता है, बट एक टाइम पर वहां पे पारसी रिलीजन को फॉलो किया जाता था जो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन क्रिएट करने वाले थे ज़रुथाष्ट्रा। तो ज़रुथाष्ट्रा जो रिलीजन क्रिएट किए थे उसका कई सारे सिमिलैरिटीज हम देख सकते हैं भारत के वैदिक संस्कृति से। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो दैव है वहां पे बन जाते हैं विलन, और यहाँ के जो असुरा है वो वहां के बन जाते हैं गॉड। जैसे उनके गॉड का नाम था अहुरा माजदा, जो एक मिस प्रोनाउंसिएशन है असुर से, असुर बन जाता है अहुर, अहुर माजदा। तो ऐसे कई सारे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हम देख सकते हैं ईरानियन रिलीजन से और भारतीय वैदिक संस्कृति से। भारत में भी इंद्र मित्र वरुणा इनको जाना जाता था, वैसे ही ईरान में भी इंद्र मित्र वरुणा को लोग जानते थे। तो ये इंद्र मित्र वरुणा का कल्चर इतना प्राचीन है कि हम एक इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं, यानी एक शिलालेख देख सकते हैं। ये मिला है तुर्की से, जिसका नाम है बोगेस्कोय इंस्क्रिप्शन। ये करीब 3400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि दो राजा, एक है हिताइट वंश के राजा और दूसरे मिटानी वंश के राजा, ये दोनों अपने बीच में एक एग्रीमेंट, संधि कर रहे हैं। तो उस संधि में वो तीन देवताओं का नाम मेंशन कर रहे हैं, वो है इंद्र, मित्र और वरुणा। ये क्लियरली वैदिक गॉड्स हैं, वैदिक देवता हैं जिनका नाम हम एक इंस्क्रिप्शन शिलालेख में देख सकते हैं, दो तुर्की में पाया जा रहा है। तो ये कल्चर जो है, जो इंद्र मित्र वरुणा को जानना, यमा, जो भी यमा नाम के गॉड थे, देवता थे, वो भी बहुत फेमस थे पारसी कल्चर में। तो कई सारे सिमिलैरिटीज हैं, कई सारे कनेक्शंस हैं। भारत और ईरान का जो कल्चर है बहुत टाइम से चला आ रहा है, और कुछ टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि वहां पे बुद्धिस्ट रिलीजन का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। तो ये ज़ोरोएस्ट्रियन या पारसी रिलीजन का जो एक्सपेंस था, यानी जो इसका जो स्प्रेड था, बहुत ही ज्यादा था। और ज्यादातर इनकी ज्योग्राफी आज कन्वर्ट हो चुके हैं, आज वो कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज बन चुके हैं। तो ऐसे कई सारे राजा भी थे जो भारत के ऊपर इन्फ्लुएंस जताते थे। एक राजा था जिनका नाम था दारियस, जो आर्केमेनिड एम्पायर से बिलोंग करते थे। तो ये दारियस का जो राज्य था वो नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स भी टच करता था। दारियस द्वारा दिया गया एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है पेर्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन। पेर्सिपोलिस इंस्क्रिप्शंस में कई सारे राज्य हैं जिनका नाम मेंशन है, जिसपे दारियस का राज्य हुआ करता था या उसका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। एक देश का नाम है जिसका नाम है हिदूस। तो कई स्कॉलर्स का मानना है कि हिदूस जो है हिंदूस यानी इंडिया या भारत को रेफर कर रहा है। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करता है और मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है ताकि ब्रिटिश और सोवियत इन्फ्लुएंस को उस रीजन में हम काउंटर कर पाए। तो वैसे इंडिया एंड ईरान का रिलेशनशिप ठीक जा रहा था, पर 1979 का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो है इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान। 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इंडिया एक अलर्ट स्टेट पे जाता है कि हम ईरान के साथ क्लोज बने या ना बने। तो एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस क्रिएट होता है वहां पर। 1979 में अफगानिस्तान क्राइसिस होता है, जहां पे सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। तो बोथ ईरान और इंडिया चाहते हैं कि सोवियत के इन्फ्लुएंस को हैंडल कर पाए। सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट और एक मेजर टर्निंग पॉइंट है इंडिया ईरान रिलेशनशिप में, वो है कि इंडिया ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट वोटिंग किया था। तो उस पॉइंट पर ईरान जो है भारत पे नाराज होता है, तो कैसे आपने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट वोटिंग कर दिया। इंडिया जो है एक डिफिकल्ट पोजीशन में पहुंचता है, क्या वो यूएस को सपोर्ट करे या ईरान की तरफ जाए, क्योंकि ईरान जो है एक मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल था भारत के लिए। इंडिया के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ईरान के साथ अच्छा रिलेशनशिप भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जैसे जैसे इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, भारत और इसराइल का क्लोजनेस ईरान के लिए एक डिस्टर्बेंस फैक्टर। 2014 में मोदी जी आते हैं पावर पे और वो इसराइल के साथ क्लोज होते जाते हैं। तो इसराइल जो है उसके साथ क्लोजनेस ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंडिया की तरफ से ये कोशिश हुआ है तो कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें और किसी के साइड पे ना जाएं। तो जब आप महाभारत काल से लेकर आज दिन तक का हिस्ट्री स्टडी करके देखेंगे, यानी भारत और ईरान का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है। और ये रिलेशनशिप में स्वीट स्पाइस और इस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, कई सारी चीजें हम देख पाते हैं। तो एक स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं रहा है ईरान के साथ। तो अभी हम देखेंगे इसराइल एंड इंडिया का रिलेशनशिप कैसा रहा है कई हजारों साल से। इस पैटर्न को भी हम स्टडी करके देखेंगे।